शुभ संध्या बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग आठवीं आज हम लोग छठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आपको कहानी सुनना पढ़ना अच्छा लगता होगा। कहानी साहित्य की ऐसी विधा है जो पढ़ने में बहुत आनंद देता है, मजा आता है। आपको भी कहानी सुनने में, कहानी पढ़ने में मजा आता होगा। आज हम लोग यह कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी के कहानीकार हैं वो, उन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और आज जो है जिसकी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस कहानीकार की आज जन्म जयंती है। आज उनकी जयंती है। आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई को हिंदी साहित्य प्रेमी, हिंदी के कई संस्थानों में हिंदी साहित्य प्रेमियों के द्वारा उनको आज बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही आदर से उनकी जयंती पर उनको याद किया जा रहा है। जानते हो कहानीकार कौन है? वह कहानीकार हैं कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। नाम आपने सुना है? नाम आपने जरूर सुना होगा और इनकी कुछ कहानी आप अपने पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा। दो बैलों की कथा इनकी बहुत ही अच्छी कहानी है। पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, परीक्षा, ऐसी कई कहानियां हैं जो प्रारंभिक कक्षाओं की हिंदी पाठ्य पुस्तकों में रखा गया है। और प्रेमचंद में ऐसी क्षमता थी कि उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी और दर्जनों उपन्यास लिखे। कलम के सिपाही कहे जाते हैं प्रेमचंद। उन्होंने लोगों को कहानी पढ़ना सिखाया। मैं तो यह मानता हूं, कहानी में जो रोचकता, जो मनोरंजन प्रियता, जो आनंद प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है, जो आकर्षण, जो लगाव, जो सम्मोहन प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है, वह अन्यत्र नहीं मिलता है। तो हिंदी पाठकों का एक बड़ा वर्ग तैयार करने में प्रेमचंद के लेखनी का, प्रेमचंद की साहित्य सर्जना का बहुत ही महत्व है। तो बच्चों, आज उनकी जयंती है। उनका जन्म 31 जुलाई को ही 1880 ईस्वी में हुआ था और वाराणसी के 6 मील दूर लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम था धनपत राय। लोग उन्हें धनपत राय कहते थे, नवाब राय कहते थे, धनपत राय कहते थे। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। उनकी माता आनंदी देवी थी। लेकिन बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। पिताजी ने दूसरी शादी की। कुछ ही दिनों बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। घर का सारा जिम्मेवारी, घर का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। इनका बचपन, इनका किशोरावस्था बहुत ही अभाव में बीता, बहुत ही संकट और तकलीफ में बीता। लेकिन इनके अंदर का जो लेखक था वह मरा नहीं था और उस लेखक ने पूरे हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का कार्य किया है। बच्चों, आज प्रेमचंद का नाम बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में समाज में जो व्याप्त कुप्रवृत्तियां थीं, जो कुप्रथाएं थीं, समाज में व्याप्त जो विसंगतियां थीं, जो लोगों को उपेक्षित किया जाता था, शोषित किया जाता था, उनका उत्पीड़न और दमन किया जाता था, छुआछूत भेदभाव का शिकार मनुष्य होते थे, उनको बहुत ही सहजता के साथ अपने रचनाओं में, कहानी हो, उपन्यास हो,
उसमें उन्होंने उकेरा है। प्रेमचंद सही मायनों में सामाजिक रचनाकार थे। समाज के हर पहलुओं पर, समाज के हर मुद्दों पर उनकी नजर रहती थी और सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, सभी मुद्दों पर उन्होंने कहानी और उपन्यास लिखे हैं। उनकी कई कहानियां ऐसी भी हैं जो नीति परक हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हैं, जो लोगों को प्रेम, न्याय, दया, करुणा के मूल्य को जगाने वाली कई कहानियां उन्होंने लिखा है। आज की जो कहानी है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, वह मानवीय मूल्य को छूती हुई यह कहानी। यह कहानी दया, करुणा, सहयोग की जो भावनाएं हैं, उसको संचारित करती हैं यह कहानी पढ़कर। यह कहानी बहुत मजेदार है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये देखेंगे आप इसमें कि एक गरीब जो है, एक वृद्ध और लाचार व्यक्ति जो है, वह परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी अपनी करुणा, अपनी दया और अपने सेवा भाव को बनाए रखता है। तो आइए इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि कहार डोली लाते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। एक डॉक्टर की यह कहानी है, जो जिनका नाम डॉक्टर चड्ढा है। वह टेनिस खेलने के शौकीन हैं। शाम का समय है, टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। इतने में उनके पास एक डोली आती है और डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। डोली, जो डॉक्टर चड्ढा का औषधालय था, अस्पताल था, उसके सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख के अंदर झांका। डॉक्टर चड्ढा अंदर थे। द्वार पर वह जो बूढ़ा व्यक्ति था, चीख हटाकर अंदर की ओर झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। अंदर देखा कि वो बहुत ही साफ सुथरी जगह है। पैर रखने में भी उसे संकोच हो रहा था। ऐसा न कि कोई उसे डांट दे, क्योंकि वह गरीब था, उसके पैर मैले कुचैले होंगे, वो पैदल आ रहा था। डॉक्टर साहब ने जब देखा कि चीख के अंदर कोई झांक रहा है, तो उन्होंने गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिनों से बहुत बीमार है। बूढ़े ने कहा कि बाबू, मेरा बेटा है, बीमार है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। डॉक्टर साहब ने कहा, यानी कि डॉक्टर चड्ढा ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, कल आना सुबह, अभी हम नहीं देखते हैं मरीज। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। बूढ़ा व्यक्ति जो था, घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा कि दुहाई है सरकार की दया हो, लड़का मर जाएगा, हुजूर 4 दिन से वो आंखें नहीं खोला है। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय। डॉक्टर चड्ढा कहे कि घड़ी देखे 10 मिनट का समय था। बोले कि नहीं नहीं, अभी हम नहीं मरीज देखते हैं, अभी हम खेलने जाएंगे, कल सुबह आओ। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह।
लड़का मर जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में से यही एक बस बच रहा है। 6 पहले ही बीमारी से मर गए, हम रो रो कर ही मर जाएंगे। बूढ़ा अपनी व्यथा सुनाया कि हुजूर एक निगाह देख लीजिए आप, नहीं तो ये लड़का मर जाएगा। मेरे 6 लड़के पहले ही बीमारी से मर चुके हैं, यह 7वां लड़का है। अगर आप नहीं देखेंगे तो यह भी मर जाएगा, हम रो रो कर मर जाएंगे हुजूर, एक बार निगाह देख कर ली। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर चड्ढा उस गरीब वृद्ध व्यक्ति की फरियाद नहीं सुने। उन्होंने धीरे से चीख उठाई और वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ चले। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई और नहीं। बूढ़ा बाप है, बाप का जी तो बहुत कोमल होता है। वह पुनः प्रयास किया कि वह डॉक्टर साहब को रोक ले, अपनी आरजू मिन्नत से उन्हें मना ले। फिर दौड़कर गया, पैर के समीप गया, बोला कि बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, इस लड़के को छोड़कर मेरा इस संसार में कोई नहीं। डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं, मोटर में बैठकर बोले कल आना। डॉक्टर साहब खेल खेलने चले गए। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। यहां से निराश होकर वह फिर किसी डॉक्टर के पास न गया। यहां से निराश होने के बाद वह और कहीं अपने बेटे को दिखाने के लिए वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं गया। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छिन गया। उसी रात में वह बालक जो बीमार था वह मर गया और बूढ़े माँ बाप अनाथ हो संतानहीन हो गए। उनके बुढ़ापे का सहारा, जीने का आधार छिन गया था। प्रेमचंद की कहानी कई कई जगह पर बहुत मार्मिक हो जाती है, बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करने वाली होती है। कहीं कहीं इनका प्रसंग बहुत मार्मिक चोट करने वाला होता है। आगे अब देखें, हम लोग कहानी पढ़ते हैं। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम था कैलाश। कैलाश डॉक्टर चड्ढा का लड़का था। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। आज वह 20 साल का हो चुका था। आज उसकी 20वीं सालगिरह जन्मदिन मनाया जा रहा था। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था। उसकी एक खास मित्र भी थी, मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे। कॉलेज में कैलाश पढ़ता था, वहां उसकी एक मित्र थी, मृणालिनी। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। कैलाश कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसे एक और शौक था, सांप पालना, सांप रखना, उसको खिलाना, उसको नचाना। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांप पालने, सांप रखने की विद्या एक सपेरा से उसने सीखा था। इसे सांप पालने का शौक था कैलाश को। कैलाश डॉक्टर चड्ढा का बेटा था। सांपों की जड़ी बूटियों जमा करने का उसको मरज था। सांपों की जड़ी बूटियों को जमा करने का उसको एक बीमारी हो गई थी, एक रोग हो गया था, एक उसको सनक हो गया था कि वो सांप से जुड़ी हुई जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता चलता था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता। अगर किसी के पास पता हो जाता कि नहीं, इसके पास ये ऐसी जड़ी है जिसे सांप के लिए उपयोगी होता है, वह जड़ी उससे ले लेता था। वह आरजू मिन्नत करके वो ले ही लेता था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी।
और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। कैलाश हर बार टाल जाता। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठानी। उसकी जो मित्र थी मृणालिनी, वह कई बार आ चुकी थी और कई बार वह जिद कर चुकी थी कि वह सांप देखेगी, लेकिन आज वह ठान ली कि नहीं, सांप आज वह देख ही लेगी, क्योंकि पहले उसे कैलाश सांप नहीं दिखाया था। लेकिन आज चूंकि जन्मदिन का मौका था, तो वह जिद कर दी मृणालिनी कि नहीं, हम आज आपने जो सांप पाला है उसे हम देख लेंगे। कैलाश बोला कि कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता, घर मेहमानों से भरा हुआ है, देखो कमरे में पैर रखने की जगह नहीं है, सांप भीड़ देखकर चौंक जाएंगे। बोला कि अभी उचित समय नहीं है, भीड़ है, घर में मेहमान भरे हुए हैं, कल देख लेना। लेकिन मृणालिनी जिद पर अड़ गई, कही कि नहीं, आज ही देखेंगे। मृणालिनी के जिद को कुछ और लोगों ने हवा भर दी और लोग उसे अपना समर्थन दिए। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगे। अब जहां सांप वो रखता था वहां पर बीन लेकर गया और बीन बजाने लगा। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग किया, अजी दांत तोड़ डाले होंगे। सांप को वह तरह तरह से अपने गर्दन पर कभी हाथ में ले रहा था, तो लोग चकित थे। इतना भयंकर भयंकर सर्प अपने हाथ में ले रहा है, गले में डाल रहा है। कुछ लोगों ने व्यंग भी किया कि अरे भाई, इसके दांत सब तोड़ दिए होंगे, इसीलिए वह निर्भीकता से सांप को यह गले में हाथ में ले रहा है। दांत तोड़ दिए हैं तो कोई अब भय नहीं है। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम, इनके दांत नहीं तोड़े गए, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया। अब कैलाश भी ताव में आ गया, कहा कि नहीं नहीं, सांप जो मेरे पास है उसके दांत तोड़े नहीं गए हैं, उसके पास दांत हैं, कहो तो मैं सांप दिखाऊं, दांत दिखाऊं इसको। देखो मेरे पास इतने इससे बड़ा जहरीला दूसरा सांप नहीं है। वह एक सांप को दिखाया, कहा कि ये सबसे बड़ा जहरीला है, इसका काटा तुरंत मर जाता है, इसके काटे की दवा नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूं। एक मित्र ने कहा कि ना, मुझे तो नहीं लगता है कि इसके पास दांत होंगे, दांत तुम तोड़ दिए होगे, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं मान जाऊंगा। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था, सनक सवार थे। उसने सांप के गर्दन को पकड़कर जोर से दबाई, क्योंकि उसको दांत दिखाना था। तो दांत दिखाने के लिए सांप का मुंह खोलना जरूरी है, इसलिए उसने सांप के गर्दन को दबाया, इतनी जोर से दबाया कि उसका मुंह लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। सांप जो है बड़ा संवेदनशील प्राणी है, वह अपना दुश्मन और मित्र दोनों शीघ्र पहचान लेता है। तो कैलाश जो उसके गर्दन पर हाथ रखा, गर्दन दबा रहा था, तो कैलाश को अच्छा, सांप को अच्छा नहीं लगा। इसके पहले कैलाश ने उसके गर्दन को कभी नहीं दबाया था। आज लोगों की बहकावे में आकर और दांत दिखाने के लिए उसका गर्दन दबाने लगा, ताकि उसका मुंह खुल जाए, दांत लोग देख लें। सांप सोचा कि लगता है कि यह मुझे मार डालेगा, मुझे मेरा गर्दन दबा रहा है, तो सांप समझ गया कि अब मेरी ये हत्या करेगा, मुझे मार डालेगा। इसलिए वह सांप जो था आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास है आप भी को शक है? सांप का गर्दन जब कसकर दबाया तो उसका मुंह खुल गया और
उसके दांत नजर आने लगे। लोग देख लिए कि दांत कैलाश कहा कि देख लो, किसी को शक है तो। जब मित्र को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी तो सांप क्रोध से पागल हो गया और गर्दन ढीली पड़ते ही फन उठाकर कैलाश की उंगली पर जोर से काटा। सांप जो था जैसे ही ढीला हुआ वैसे ही जोर से उसकी उंगली पर काट डाला और वहां से भाग निकला। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक बड़ी जड़ी पीसकर लगाई। जब उंगली से खून टपकने लगा तो जोर से उंगली दबा ली, कमरे की तरफ गया। उसके पास अनेक प्रकार की जड़ी थी। जड़ी को पीस कर लगाया। मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने के लिए कहा, लेकिन कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। वो कहा कि जड़ी पीस कर लगाने पर यह जो है असर जहर का कम हो जाएगा। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर नीलापन दौड़ने लगा। यहां तक कि वह खड़ा भी न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा झलने लगे। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाले मिले तो संभव है जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। कैलाश की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, बिल्कुल मरणासन्न हो चुका था। अब यह देखकर किसी मंत्र वाले को हिम्मत नहीं थी कि वो मंत्र फूके। बोला कि अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। कह दिया कि अब इनको बचना असंभव है। यह सुनकर घर के सभी परिवार रोने लगे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। उस समय जाड़े का मौसम था। वहां से कई मील दूर एक बूढ़ा और बूढ़ी अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जिंदगी थी। यही इस तरह से बुढ़िया जो थी उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती और बूढ़ा जो था रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। इसी से उनका गुजर बसर होता था। उसी समय दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। जो वृद्ध व्यक्ति को भगत लोग कहते थे। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ है सुना, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया। तुम चाहो तो चले आओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। उस आदमी ने इस बूढ़े भगत को यह खबर सुनाई। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूं। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था। मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे। मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह तक नहीं बात की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस बखत मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। वह जो बूढ़ा भगत था वही वृद्ध व्यक्ति था जो एक दिन डॉक्टर साहब के पास अपने बेटे के इलाज के लिए गया था, और उसके बेटे के इलाज वो डॉक्टर साहब नहीं कर सके थे। तो अब उसके अंदर यह सुनकर कि अब उसका भी बेटा मरने वाला है,
चूंकि सांप काट दिया है, उसकी स्थिति गंभीर है। यह सुनकर अब उसे कुछ प्रतिशोध जो था वो कुछ ठंडा महसूस हो रहा था। उसके कलेजे की आग जो है ठंडक ठंडा हो रही थी कि अब उनको भी, डॉक्टर को भी यह पता लगेगा कि बेटे के मरने का गम क्या होता है। उस आदमी ने कहा, तो नहीं जाओगे? हमने जो सुना था उसे कह दिया। बूढ़ा भगत ने कहा, अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया, जहां 6 बच्चे गए वहां एक और चला गया, तुम्हारा जो तो राज सुना हो जाएगा, उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन जोड़ा था ना, अब क्या करोगे। अब उसके कलेजे की आग जो है ठंडा हो रही है, वह प्रतिशोध में सब कुछ कह रहा है, और जो नहीं कहना चाहिए था वो भी वो इस समय वो कह रहा है, क्योंकि वह प्रतिशोध की आग से जल रहा था। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े में कौन जाएगा? तो बूढ़े ने कहा, अरे दोपहर ही होती तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता, भूला थोड़े ही हूं, मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नजर देखा भी न था। वो कहा कि जाड़े की रात क्या, कोई सवारी भी आती तो मैं नहीं जाता, दिन में होता तो नहीं जाता, क्योंकि उसने तो मेरे बीमार बेटे को एक नजर तक नहीं देखा था। वह अपने बेटे की गम में वह ऐसा बदले की आग से जल रहा था कि वह डॉक्टर के यहाँ जो संकट आई थी उसमें उसे आनंद मिल रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि जिस तरह से मैं कष्ट में हूं, उसी तरह से अब डॉक्टर साहब ही पुत्र के वियोग में दुख पाएंगे। भगत के जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह भी बैठा रह गया। ऐसा जीवन में पहली बार था कि सांप काटने की घटना सुनकर वह झाड़ने फूकने नहीं गया है, वह चुपचाप बैठा हुआ है। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़कर न गया हो। कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार कभी मन में आया ही नहीं। बुढ़िया सो चुकी थी, बूढ़े का मन भारी हो रहा था, उसे चैन न आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज खो गई हो। बुढ़िया सो चुकी थी, लेकिन बूढ़े का मन शांत नहीं था। उसका जो कर्तव्य है वह उछाल मार रहा था कि वह कर क्या रहा है। इस बदले की आग में वह अपने कर्तव्य को भूल रहा है, अपने कर्तव्य पथ से हट रहा है। क्योंकि जो भगत होते हैं, जो झाड़ने फूकने वाले गुणी होते हैं, वह संकट के समय बिना बुलाए पहुंचते हैं, और इसे तो खबर मिल चुकी थी। लेकिन यह प्रतिशोध के वश में आकर वह जा नहीं रहा था, लेकिन उसके मन में कशक थी कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जग पड़ी, उसने पूछा, कहाँ जाते हो? तो बूढ़ा बोला कि कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। बुढ़िया बोली, अभी बहुत रात है, सो जाओ। बूढ़ा बोला कि नींद नहीं आती। बुढ़िया बोली, नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ है। बुढ़िया सब बात समझ रही थी कि इसके अंदर जो कर्तव्य बोध है वह अभी मिटा नहीं है। यह हर हाल में कर्तव्य बोध इन्हें अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। चड्ढा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? पागल नहीं हूं कि जो मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बूढ़ा ने कहा कि चड्ढा ने मेरे साथ कौन भलाई का काम किया है कि मैं जाऊं? पागल हूं? मेरे लिए उसने कांटे बोए हैं और मैं उसके लिए फूल बोऊं? बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए।
और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले, मन उसका नहीं माना। वह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए उतावला था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे कि बुढ़िया को खबर भी न लगे। बाहर निकल आया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जा रहा था। उसके मन में कई बार आया कि न जाए, रुक जाए, लेकिन अंतर्मन उसे आगे ठेल रहा था। लेकिन अंतर्मन, जो उसका हृदय था, उसके अंदर हृदय में जो सेवा भाव था, जो कर्तव्य का भाव था, वह आगे उसे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसे शक्ति दे रहा था। इतने में दो आदमी दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। उसके अंदर का जो सेवा भाव, उसके अंदर का जो कर्तव्य था, उसके अंदर की जो करुणा थी, वह विशाल शक्ति के रूप में उभर रही थी। वह 80 साल की उम्र में भी वह दौड़ रहा था, जल्दी जल्दी जा रहा था कि वह किसी का प्राण बचा ले। इतने में उसे चड्ढा साहब का घर दिखाई दिया। रात के 2 बज चुके थे। मेहमान विदा हो चुके थे। सभी रो रो कर थक चुके थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब बाहर आए। वह वृद्ध व्यक्ति भगत डॉक्टर साहब को आवाज दिया। डॉक्टर साहब बाहर आए। एक बूढ़ा देखा उन्होंने कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह है, भौहें तक उसकी सफेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बूढ़े ने कहा, भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। कहा कि आपका बाबू कहाँ है, जरा दिखा दीजिए, जिनको सांप काटा है। चड्ढा ने कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था सो हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। कहा कि देख लो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, बहुत लोग निराश हो गए हैं। डॉक्टर को तो आशा नहीं थी। वे भगत को अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी, फिर मुस्कुरा कर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। वह बूढ़ा व्यक्ति 1 मिनट तक हालत देखी और कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, इन पर पानी डालिए। लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। मंत्र पढ़ता था, मंत्र समाप्त होने पर एक जड़ी सुंघाता था। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितने मंत्र भगत ने फूंके, जड़ी सुंघाई। 2 बजे से लगा था, सुबह हो गया। सुबह होते होते कैलाश ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल लाल थीं। अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। मतलब उसकी चेतना लौट गई। यह देखकर भगत वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। यहां चारों ओर भगत की तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले घर पहुंच जाए। वह अपनी पत्नी को यह एहसास नहीं होने देना चाहता था कि वह भी प्रतिशोध की आग को ठंडा कर चुका है। वह चाहता था कि जो वह किया है, जो कर्तव्य और सेवा के पथ पर उसने जो काम किया है, वह बुढ़िया को भनक न लगे, बुढ़िया को पता नहीं हो। इसके लिए वह बुढ़िया के जगने के पहले वह घर लौट जाना चाहता था। इसलिए वहां से जब वो डॉक्टर चड्ढा का लड़का कैलाश ठीक हो गया, तो जल्दी जल्दी वह अपने घर की ओर लौट पड़ा। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा न जाने कहां चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार न हुआ।
डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी नारायणी से कहा कि बूढ़ा पता नहीं कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू भी उसको मैं नहीं दे सका। नारायणी बोली, मैंने तो सोचा था कि कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा बोले, रात को तो मैं नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो यह आदर्श के प्रसंग पर कहानी समाप्त होती है। डॉक्टर साहब अपने द्वारा जो किया गया अपराध था, उस पर वह ग्लानि से भर जाते हैं। उनमें पश्चाताप की भावना आ जाती है और उस बूढ़े के द्वारा जो उन पर किया गया उपकार था, उस उपकार के बदले उससे माफी मांगना चाहते हैं कि उस दिन उसके साथ उन्होंने बड़ा अन्याय किया था। वह यह जानते हैं कि वह कुछ हमसे धन नहीं लेगा, संपत्ति नहीं लेगा, और ऐसा आदर्श कि अगर डॉक्टर, वैद्य विरोधियों को भी, शत्रुओं का भी इलाज करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, उनका यह धर्म है। जो भगत था वह अपने भगत धर्म का, चिकित्सा धर्म का पालन किया और अपने उस विरोधी को, जिन्होंने उसके बेटे का इलाज नहीं किया और इलाज के अभाव में उसकी जान चली गई, वैसे डॉक्टर के बेटे को उसने जान बचाई। तो यह चिकित्सा धर्म है, यह वैद्य धर्म है, यह इलाज का कर्तव्य है कि शत्रु हो या विरोधी हो, डॉक्टर वैद्य उसके साथ प्रतिशोध का व्यवहार नहीं करते, दुश्मनी शत्रुता का व्यवहार नहीं करते, बल्कि उसे जीवन दान देते हैं, उसका इलाज करते हैं। यही डॉक्टर का, चिकित्सक का, वैद्य का धर्म है। तो यह कहानी इस आदर्श के मोड़ पर खत्म होती है। तो बच्चों, प्रेमचंद की जो कहानियां होती हैं, कई कहानियां ऐसी हैं जो आदर्श स्थापित करती हैं, जो नैतिक शिक्षा देती हैं, जो सेवा, कर्तव्य, दया, करुणा का संदेश देती हैं और कहानी के अंत में उसकी जीत बताते हैं। प्रेमचंद की कहानी का यह महत्व है, एक आधार है कि उनकी कहानी में आदर्श जीतता है और जो अन्याय है, जो शोषण है, वह हारता है। तो प्रेमचंद की कई कहानियां ऐसी हैं जो आदर्श और नैतिकता की शिक्षा प्रदान करती हैं और यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर ये जो मानवीय मूल्य हैं, इस पर आपका भरोसा होना चाहिए, इस पर आपका विश्वास होना चाहिए। यह मूल्य हमेशा से मानव के उपयोगी रहे हैं।